बिल्कुल। तो आप ये समझिए कि आज धोलेरा में ना नॉर्मल इन्वेस्टर ने तो इन्वेस्टमेंट करा ही है ना। कुछ नए इन्वेस्टर जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो पहले से भी करते आ रहे हैं, उन्होंने भी धोलेरे में अच्छा पैसा लगाया है। और यहाँ तक कि जो बड़े बड़े एक्टर हैं, फिल्म एक्टर, अभिनेता, है ना, बड़े बड़े नेता वगैरह भी आज धोलेरा में पैसा लगा चुके हैं। ये मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे गाइड कर देता हूँ, है ना, जिसको मैं अभी आगे डीप में बताऊंगा भी। कौन कौन से एक्टर ने यहाँ पे पैसे लगाए हैं और कौन कौन से नेता यहाँ पे पैसे लगा चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ लोग पैसे लगाते हैं डायरेक्टली और कुछ लोग लगाते हैं इनडायरेक्टली। तो हम आज ये भी समझेंगे कि डायरेक्टली क्या होता है और इनडायरेक्टली क्या होता है, क्योंकि कुछ लोग तो समझ पा रहे होंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कुछ लोगों के लिए इनडायरेक्टली थोड़ा सा शब्द नया होगा। यस। अब ये मेरी आवाज तो आ रही है? माही मैम आवाज आ रही है? पूजा में, रुखसार में? आवाज यस। क्लियर है, शायद आवाज कमलेश क्लियर सर है, भी वीडियो इधर। आपका फंस क्लियर रहा है। आ रही है आवाज आपकी? यस। तो नहीं फंस धन्यवाद। रहा है, सही आ रही है वॉइस आपकी। यस, फिर जिसके इधर सही नहीं हो नेटवर्क, हो सकता है सामने वाले के यहाँ नहीं हो सही, यस है सर, ना, आ रही है। ये भी हो सकता है। वॉइस क्लियर है, वीडियो यस। थोड़ा सा हम्म। ठीक है। तो ये चीजें हैं आज, क्योंकि जैसा आपने समझा कि जो धोलेरा शहर बन रहा है, ये इंडिया की कंपैरिजन किसी शहर की अपेक्षा नहीं बन रहा है। मतलब इस शहर का हम इंडिया के किसी शहर से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम समझेंगे आज के सेशन में ना कि इनसाइड एसआईआर क्या होता है और आउटसाइड एसआईआर क्या होता है। आज अगर कोई इन्वेस्टर आते हैं जिनको 100 गज, 200 गज, 500 गज, 1000 गज तक की जमीन चाहिए, तो उनको कहाँ हम दे सकते हैं? और जिनको एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुसार चीजें चाहिए, वो हम उनको कहाँ दे सकते हैं? आज थोड़ा सा हम इस चीज को डिस्कस करेंगे डीपली। और जिसके पास पॉसिबिलिटी होगी ना, तो वो नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें उनको अच्छे से सारी चीजें क्लियर भी हो सके। ठीक है। बाकी पॉसिबिलिटी होगी जिनके पास, वो कैमरे पे आ जाएंगे तो और बेटर रहेगा, है ना। यस। पहले हम इस फेज को समझते हैं, है ना, क्योंकि जो धोलेरा शहर है ये 3 फेज में डेवलप होगा। जब भी कोई नया शहर बनता है ना, उस शहर को फेज वाइज डेवलप किया जाता है। अब धोलेरा क्या है, ये 3 फेज में डेवलप होगा, जिसमें से जो फर्स्ट फेज डेवलप हुआ है वो ये वाला एरिया है। जैसा आप यहाँ पे सकते हैं, ये फर्स्ट फेज वाला एरिया है। ये लगभग 22.5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में डेवलपमेंट हुआ है, जहाँ पे आज रोड, रास्ते, बिजली, पानी, हर एक चीज बन के रेडी है, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन के रेडी है ना। आज वहां पे जाके कोई भी इंडस्ट्री सेटअप कर सकता है, कोई भी वहां पे रेजिडेंस बना के रह सकते हैं, या फिर कोई भी वहां पे कॉमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं इस वाले एरिया में, जो कि यहाँ पे ये लोकेटेड है। ये एक्टिव एरिया है। ठीक है। इसको अगर एकड़ में समझेंगे तो लगभग हम कह सकते हैं 5600 एकड़ में एरिया बन चुका है अभी तक। ठीक है। उसके अलावा बाकी जो फेज के हैं, तो अभी इसका जो नेक्स्ट टेंडर निकला है गवर्नमेंट तरफ से, 4B1 4B2 के उसमें निकला है, और एक TP3 वाले एरियाज में निकला है। अब यहाँ पे 4B1 4B2 ये सब कुछ चर्चाएं हो रही हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा समझना बड़ा जरूरी है, जिसको मैं एक नॉलेज कर देता हूँ। PDF उसमें नहीं है, एक मिनट दीजिएगा मुझे। यस, इसमें मिल जाएगा। यस। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, मैं इसको फिर से स्टार्टिंग से बारीकी से आप लोगों को गाइड करना चाहूंगा।
ये जो धोलेरा शहर है, ये टोटल 22 गांव को मिलाकर बना हुआ है। जैसा कि आप लोग 22 गांव को देख पा रहे होंगे, ये टोटल 22 गांव के एरियाज है। जैसे हम आमली से एंट्री करते हैं और बावलियारी से हम एग्जिट करते हैं। आमली TP1 का एरिया लगाएगा, बावलियारी TP6 का एरिया लगाएगा। इस साइड आपका अहमदाबाद पड़ेगा और नीचे साइड पड़ेगा आपका भावनगर। ठीक है। तो ये जो टोटल 22 गांव है, अब 22 गांव को क्या है कि एक साथ डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि इस शहर को हमें दुबई, सिंगापुर और लंदन जैसा बनाना है। तो उसके लिए हम फेज वाइज डेवलप करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे इस टोटल 22 गांव को डिवाइड किया गया 6 टाउन प्लानिंग। 6 TP का मतलब हो गया टाउन प्लानिंग। जैसा यहाँ पे देख सकते हैं, टाउन प्लानिंग धोलेरा SIR है ना। अब ये जो 6 टाउन प्लानिंग है, अब क्योंकि एक एक टाउन प्लानिंग का एरिया बहुत बड़ा है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, TP1 का जो है वो लगभग 51.4 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में है। TP2 देखेंगे तो वो 102.34 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में है। तो इस तरीके से देखेंगे ना, TP वाइज भी बहुत बड़ा एरिया पड़ जाता है। तो इन 6 TP को 27 सब TP में डिवाइड किया। ये देखिए, यहाँ पे 27 सब TP है ना। अब यहाँ पे सब TP1A, सब TP1B, इस तरीके से सबका अलग अलग नाम दिया गया है। एक एक सब TP में अलग अलग, मतलब एक एक TP में अलग अलग सब TP आते हैं। अब जो ये एक्टिवेशन एरिया वाला है ना, इसमें ये जो है सब TP2A और 4A को मिला के ये डेवलप हुआ है, बना हुआ है। ये एक्टिवेशन एरिया है, बड़े बारीकी से समझिएगा। जिसको समझ नहीं आएगा वो हेल्प ले लेगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अलग से इसको मैप में दर्शाया गया है। ये जो ब्लू वाला एरिया देख रहे हैं ना, यही आपका आर्टिफिशियल रिवर है। ये जो हल्का सा एक लाइन गई है ब्लू में, वो आपका आर्टिफिशियल रिवर है, जो 6.5 किलोमीटर का बना हुआ है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया है। ठीक है। इस तरीके से ये पूरा जो शहर रहेगा, ये आपका 6 TP और 27 सब TP में डिवाइड रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट की अलग अलग गाइडलाइन है, अलग अलग रोड पे, है ना। इसको मैं KML के फाइल से आप लोगों को, KML गूगल अर्थ के माध्यम से मैं इसको आप लोगों को गाइड, बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा। Yes. ये जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता रखा हूँ, ये KML फाइल होती है, KMZ भी बोलते हैं, KML भी बोलते हैं। ये गूगल अर्थ एप्लीकेशन के थ्रू ओपन होता है, जिसमें हमें पूरे धोलेरा का मैप दिखता है विथ कलर कोडिंग, जिसमें हर एक जोन को हर एक कलर से दर्शाया गया है ना। हर एक कलर का एक मीनिंग होता है, जो कि हर एक जोन को दर्शाता है। जैसे हमने इसके पहले वाले सेशन में देखा था। अगर किसी ने मिस कर दिया होगा वो सेशन, तो उस सेशन को आप रिपीटली देख लीजिएगा, है ना। यस। अनुज सर, क्या सर। हो रहा है ये? हाँ। नेटवर्क इश्यूज तो नहीं है? नेटवर्क इशू सर। हम्म। अब नेटवर्क इशू, राइट। यस, सभी लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? मैंने अभी शेयर करी है स्क्रीन। यस सर। यस। यस, बहुत बढ़िया। अब इसमें हम समझते हैं कि यहाँ पे जमीनें दो जगह बिक रही हैं। एक तो बिक रही है इनसाइड SIR। ये जो आप देख रहे हैं रेड वाला एरिया, पेरीफेरी वाला एरिया, इसके अंदर की जमीनों को हम कैसे हैं, कहते हैं इनसाइड SIR, है ना। इसके अंदर की जमीनों को हम इनसाइड SIR कहते हैं, और इसके बाहर की जमीनों को आउटसाइड SIR कहते हैं, SIR बाउंड्री के बाहर। अब जैसा कि मैंने इसके पहले सेशन में आप लोगों को बताया था कि धोलेरा में आने वाले समय में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट
10 लाख प्लस आपके जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं। अच्छा, ये जो जॉब रहेगा ना, ओनली फॉर इंडियन के लिए नहीं रहेगा, ये जॉब्स जो रहेंगी वो फॉरेनर के लिए भी रहेगा। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित एक्टिविटीज होंगी, जितनी भी बड़ी बड़ी फॉरेन की कंपनीज आएंगी, जितने भी बड़े बड़े यहाँ पे मशीनरीज आएंगी, तो आपको ही पता है कि उसको हर जगह के लोगों को, मतलब लोगों की आवश्यकता होती है मैनेज करने की, देख रेख करने की। जैसे अभी बात करेंगे जो सेमीकंडक्टर चिप प्लांट है ना, तो यहाँ पे क्या जापान जापानीज भी लोग यहाँ पे आके अभी जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, फॉरेन से भी लोग आके अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे। इसीलिए आज जो इंटरनेशनल लेवल के स्कूल, जैसे हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और भी कैलिफोर्निया वगैरह का नाम लेते हैं ना, उस तरीके के जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेज धोलेरा में बनेंगे ना, तो वहाँ यहाँ पे क्या रहेगा, जितने भी जॉब करने वाले, जितने भी उनकी फैमिलीज आएगी ना, उनके बच्चे भी यहाँ स्टडी कर सकते हैं जो फॉरेन से आए हुए रहेंगे। और बाकी इंडिया के जितने भी लोग रहेंगे, मैक्सिमम लोग यही, मतलब उनको फॉरेन जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उनको सारी सुविधाएं कहाँ मिल जाएंगी, अपने इंडिया में धोखेरा के अंदर। ठीक है, समझ पाए ये लोग, ये आप लोग? यस, जहाँ पे वर्ल्ड क्लास लेवल की पूरी एजुकेशन मिलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा ना कि क्योंकि एसआईआर के अंदर जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, अब गवर्नमेंट की गाइडलाइन क्या है ना, सबसे पहले हम यहाँ पे रोड को समझते हैं। मिनिमम रोड रहेगा 18 मीटर का। कितने का रहेगा? 18 मीटर। और मैक्सिमम जो रहेगा वो रहेगा 70 मीटर का, टीपी रोड। ठीक है, मिनिमम जो रोड रहेगा 18 मीटर का रहेगा। अगर इसको फीट में कन्वर्ट करना होगा तो 3.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका निकल के आ जाएगा। मतलब मिनिमम 60 फीट का रोड रहेगा और मैक्सिमम आपका लगभग 300 कुछ का आएगा, 7 21 200 के समथिंग आएगा। ठीक है, 230 इस फीट के समथिंग आएगा चौड़ाई। ठीक है, इतने चौड़े रोड रहेंगे धोलेरा के अंदर, है ना। अब इन रोडों पे गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, अगर आप 18 मीटर या 70 मीटर के रोड पे कोई भी जमीन लेंगे ना, तो मिनिमम 1200 गज का एरिया लेना पड़ेगा, चाहे वो रेजिडेंशियल ले रहे हैं चाहे वो इंडस्ट्रियल ले रहे हैं। वही अगर आप कॉमर्शियल में जाएंगे तो कॉमर्शियल में कितना रहेगा? 1800 गज। राइट, ये शायद ये चीजें हमने आप लोगों को पहले भी डिस्कस कर रखी है। ठीक है, तो ये तो हो गया इनसाइड का। इनसाइड में रेजिडेंशियल को लेकर एक और ऑप्शन है 350 गज का, बट वो किस एरिया में मिलता है? ओनली फॉर एक्टिवेशन एरिया में। जो एरिया करंट में डेवलप हो चुका रहेगा उसी एरिया में 350 गज के टाउनशिप के अंदर चीजें मिल पाती है, अदरवाइज नहीं मिलती है। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा आप लोगों से इंटरेक्ट करते चले। यस, चीजें क्लियर हो रही हैं? यस सर। ये सही। माही मैम, पूजा मैम, अनीता मैम। क्लियर हो गई। जी सर, हो यस, रहा है। बढ़िया है। जिसको जहां भी थोड़ा सा भी लगेगा ना वो हेल्प ले लेगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं ना। तो अब समझिएगा यहाँ पे, जैसे हमने कल सेशन में डिस्कस करी थी कि आज जिन्होंने आज से 3 साल 4 साल पहले जमीनें परचेस करी थी, तो उनको लाख रुपए में दो दो प्लॉट मिलते थे 100 100 गज के। ठीक है, लाख 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए में दो दो प्लॉट मिल जाते थे 100 100 गज के। आज उसी में एक एक प्लॉट की कीमत है लगभग 6 6 8 8 लाख रुपए, एक एक प्लॉट की कीमत है। और आज ये जो प्लॉट की कीमत है ये आम लोगों के यहाँ या फिर नॉर्मल जितने भी शहर हैं उन शहरों के अपेक्षा बहुत कम रेट और बहुत चीप रेट या सस्ता रेट है अभी धोलेरा में। राइट, आज यहाँ पे एक जॉब करने वाला व्यक्ति जिसकी खुद की सैलरी 30 से 40 हजार रुपए, वो भी धोलेरा में जमीन परचेज कर सकता है। इसके पीछे का हम रीजन समझते हैं। अब समझिएगा यहाँ पे 99% रेजिडेंशियल कहाँ आएगा, मैंने आप लोगों से जिक्र करी थी। ये जो मैं एरिया आपका कवर कर रहा हूँ ये वाला एरिया, तो 99% रेजिडेंशियल यहीं पे आएगा। क्योंकि जितने भी 100 गज 200 गज 500 गज जमीन कोई भी परचेस करेगा उनको कहाँ मिलेगा? इन सभी एरियाज। ठीक है, इस एरियाज में आज यहाँ से लगभग 20 20 किलोमीटर दूर तक जमीनों की प्लॉटिंग हो रही है। 15 15 10 10 किलोमीटर दूर तक जमीनों की लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं, सोसाइटी टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो आज एसआईआर के अंदर का क्या सीन है कि मिनिमम किसी इन्वेस्टर का बजट होना चाहिए 1 CR। कितना होना चाहिए मिनिमम? अगर कोई धोलेरा के अंदर जमीन परचेज करेगा उसका बजट कितना होना चाहिए? 1 करोड़। ठीक है, और कोई इन्वेस्टर, अच्छा क्योंकि 1 करोड़ इसलिए रहेगा ना क्योंकि यहाँ पे क्या एरिया बड़ा रहेगा।
क्या बड़ा रहेगा? एरिया मिनिमम 1200 गज लेना पड़ेगा। 1200 गज मतलब समझ रहे हैं? आज आप समझेंगे ना, 1200 गज में आप किसी भी बड़े शहर में देख लीजिए, जहाँ पे 1200 गज में कोई भी मकान बना हो, कोई भी आपका बंगला रो हाउस जो भी बना हो, वहां की कीमत आज 20-20 करोड़ रुपए है। बड़े शहरों की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सीन, तो 1200 गज का इतना बड़ा एरिया मिल जाता है इसमें, है ना। अब वहीं पे अगर हम बात करेंगे एसआईआर के बाहर की, तो ये आपके एडजॉइनिंग एरियाज आते हैं, जो धोलेरा से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर वाले एरियाज है, 0 किलोमीटर वाले एरिया है ना, वो धोलेरा का एडजॉइनिंग एरिया होता है। ये वाले एरियाज, ये जो नियरेस्ट वाले एरियाज है मिनिमम 5 किलोमीटर तक के, वो आपके एडजॉइनिंग एरियाज में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आज के टाइम जमीनों का रेट क्या है? 5 लाख रुपए से शुरू हो जाता है। 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, इस तरीके से यहाँ पे अभी चीजें मिल रही हैं, है ना। मतलब मिनिमम अगर हम बात करेंगे, तो इस वाले एरिया में खरद विलेज की तरफ आपको 5 लाख में जमीन मिल जाती है, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन के साथ, राइट। और उसके अलावा इन सभी एरियाज में अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग रेटें चल रही हैं। बस आप लोग अभी ये समझिए करंट टाइम में कि मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे 5 लाख से शुरू हो जाता है। अब मैं यहाँ पे अगर गाइड करूँ आप लोगों को ना, आज अगर कोई भी इन्वेस्टर यहाँ 5 लाख रुपए लगाता है, अच्छा ये आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि ये चीज हमें इन्वेस्टर को भी बताना रहता है कि आज अगर सर आप यहाँ पे 5 लाख रुपए लगाएंगे और मिनिमम 5 ईयर रोक के रखेंगे, कितने समय तक? 5 साल तक रोक के रखेंगे, तो मिनिमम यही कितने कितने रुपए का हो जाएगा आपका? कितने रुपए की जमीन हो जाएगी? मिनिमम 30 लाख। कितने का हो जाएगा? 30 लाख। यस, पूजा मैम, सारिका मैम, कितने का हो जाएगा? 30 लाख। 30 लाख। 30 लाख का 6 गुना। यस, मिनिमम आज 5 साल के दौरान में 6 गुना जमीन का रेट हो जाएगा धोलेरा, ठीक है। आज के टाइम मतलब ये कह सकते हैं कि एक मिडिल क्लास की फैमिली के लिए ये बहुत ही राइट टाइम है एंट्री लेने का धोलेरा में, ठीक है। अब इसका मैं एक वीडियो चला के दिखाता हूँ। अच्छा, ये वीडियो जनवरी का है, ठीक है, 2026 के स्टार्टिंग का है, 25 के एंडिंग का है। उस समय देखते हैं क्या सीन था धोलेरा का। यस, जनवरी में टाटा सब ब्लर तो नहीं हो रहा है अभी? नहीं सर। कंडक्टर प्लांट का काम हमें स्टार्ट होता हुआ दिखा था। भारत में पहली बार ऐसा प्लांट बन रहा है जहां पर पहली बार हमारे देश में सेमीकंडक्टर चिप्स बनाई जाएगी। तो ऑब्वियसली इतने बड़े प्लांट को बनने में काफी समय लगता है, फिर भी टाटा ने इस प्लांट को काफी तेजी के साथ डेवलप किया है। 2025 का साल भारत के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजिंग ईयर रहा। रिन्यू पावर, साथ ही रिन्यू पावर प्लांट में भी हमें काफी सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। रिन्यू पावर अब और भी हो चुका है, जिसमें नए प्लांट का काम चल रहा है। पिछले 4-5 महीनों में ही नए प्लांट का डेवलपमेंट हुआ है। 2025 में नेक्स्ट जेन, वेदांता, फॉक्सकॉन, पॉलीकेब करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट को लेकर गुजरात सरकार से एमओयू साइन कर चुकी है। यानी 2026 में टाटा रिन्यू के अलावा भी और भी कंपनीज के प्लांट स्थापित होते हुए हमें दिखेंगे। 2025 में गुजरात गवर्नमेंट ने भी हॉस्पिटल, स्कूल और फायर स्टेशन बनाने की अनाउंसमेंट की और इसका काम भी स्टार्ट हो चुका है। जापान सहित कई देशों के इन्वेस्टर्स ने धोलेरा को विजिट किया। इसी साल सितंबर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने धोलेरा एसआईआर का फ्लाईओवर सर्वे किया और इसके डेवलपमेंट के बारे में बात की। 2025 में धोलेरा के हर एक पार्ट को डेवलप किया गया है और इसीलिए ही 2025 का साल धोलेरा स्मार्ट सिटी के लिए एक गोल्डन ईयर साबित हुआ। 2026 में 2025 से भी ज्यादा डेवलपमेंट होता हुआ दिखेगा। जैसा कि ये वीडियो आप लोगों ने देखा ना, तो इसमें आप ये समझिए कि अभी धोलेरा में ये उस समय का वीडियो है, अभी मतलब 2026 के स्टार्टिंग का वीडियो है, 25 के एंडिंग का, ये समझ, ठीक है। अभी धोलेरा के अंदर ये सीन है ना कि सेमीकंडक्टर जिसमें टाटा ने 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट जो ईयर आएगा जनवरी फरवरी के आसपास में।
ठीक है। वो जैसे स्टार्ट होगा लगभग 35,000 जॉब क्रिएट होंगे उस समय, उस टाइम पे। ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट ईयर में 2027 में ही देखेंगे आप, स्टार्टिंग में ही क्या होगा, आपका स्कूल जो कि 12th तक का स्कूल कंस्ट्रक्शन फेज में है अभी, वो भी कंप्लीटली स्टार्ट हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा, एक तरीके से कह सकते हैं। 200 बेड का मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बन रहा है, वो भी कंप्लीटली रेडी हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिससे कि यहाँ के लोगों को सुविधाएं मिलेंगी वर्ल्ड क्लास लेवल की। उसके अलावा समझेंगे हम, तो यहाँ पे फायर ब्रिगेड के सब स्टेशन का भी यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट हो चुका रहेगा। टोरंट पावर के ऑलरेडी 3 सब स्टेशन लग चुके हैं, मतलब 2 ऑपरेशनल है, तीसरे का काम चल रहा है, लग रहा है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आइनॉक्स कंपनी है, उसका भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। वेदांता का ऑलरेडी उसका भी कंस्ट्रक्शन चालू है, मतलब लैंड फिलिंग वगैरह स्टार्ट था उसका, वेदांता का, है ना। वेदांता कंपनी क्या करती है, किसी को पता है? अभी अगर कोई भी पर्सन शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते होंगे तो मे भी उनको वेदांता के बारे में जानकारी होगी। कोई है जो शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत दिलचस्पी रखता हो? सॉरी सर। वेदांता, अभी शेयर मार्केट में वेदांता को बहुत अच्छा उछाल हुआ है ना, इसलिए और ज्यादा चर्चे में आ गई है वेदांता। और वेदांता का जो काम रहेगा वो धोलेरा में सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग का ही रहेगा। जो काम टाटा की है वही काम वेदांता भी करेगी। ठीक है। पोली कैब का भी काम आपको कंस्ट्रक्शन होते हुए दिखेगा। उसके अलावा और भी जो कंपनियां आ चुकी हैं, सैकड़ों कंपनियां, उनके भी कंस्ट्रक्शन के काम होते हुए आपको दिखेंगे 2027 में, है ना। उसके अलावा समझेंगे तो यहाँ पे आपका जो सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हम देखते हैं, है ना, उसका भी काम स्टार्ट हो चुका रहेगा, क्योंकि उसको भी 2030 से पहले पहले रेडी करना है। क्योंकि 2030 में यहाँ पे क्या होने वाला है, कल के सेशन में डिस्कस करी थी। 2030 में यहाँ क्या होगा अहमदाबाद में, कौन बताएगा? माही मैम, सारिका तो मैम? गेम होने वाला है, बट कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है। कॉमनवेल्थ गेम होने वाले हैं सब। यस, कॉमनवेल्थ गेम होगा। ठीक है, 2030 में 100वां कॉमनवेल्थ गेम होगा अहमदाबाद में। उसकी वजह से धोलेरा को और जल्दी स्पीड में काम यहाँ पे चलेगा। तो आज जो हम एक्सपेक्ट करते हैं एक इन्वेस्टर को कि 5 गुना 6 गुने का रिटर्न मिलेगा, वो उससे ज्यादा ही मिलेगा। ये हम एक एवरेज बताते हैं ताकि कल को इन्वेस्टर से अपनी बात खराब ना हो। बात खराब इन द सेंस, समझ रहे हैं आप लोग, कि अगर हम किसी इन्वेस्टर को बताते हैं सर आज आपको 5 गुना का ग्रोथ मिलेगा धोलेरा में 5 साल बाद। ठीक है, चलिए मैं किसी को एज एग्जांपल लेता हूं, जो कैमरे पे उन्हीं को लेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कैमरे पे आ जाएंगे जितने लोग तो बढ़िया रहेगा, है ना? चलिए मैं किसी भी एक पर्सन को लेता हूँ, माही मैम मैं आपको लेता हूँ। ठीक है। अब माही मैम आप एज ए इन्वेस्टर हैं, अगर मैंने आपसे कहा कि माही मैम आपने धोलेरा में 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए लगाए, ठीक है, और आपको 5 साल में यही 10 लाख रुपए कम से कम 50 से 60 लाख रुपए बना के देगा। इसमें आपको ना कोई मेहनत करनी है, ना कोई बिजनेस ओपन करना है, ना कोई शटर अप डाउन करना है, कुछ नहीं करना है, बस एक सेफली इन्वेस्टमेंट करना है और उसको 5 साल के लिए रख देना है। ठीक है माहिर मैम, अब अगर यही चीज जो मैंने बताया कि 50-60 लाख रुपए का होगा, अगर वो 5 साल बाद अगर 80 से 90 का पहुंच जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा या खराब लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा। यस, तो यस सर। धोलेरा का यही सीन है। आज अगर मिनिमम भी कोई इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इतना ग्रोथ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप ये चीजें आप खुद विजुलाइज कर सकते हैं, खुद रियलाइज कर सकते हैं कि जितने भी छोटे शहर हो या बड़े शहर हो, आप लोगों से ये मेरा सवाल रहेगा कि मुझे बताइए कि आपके एरिया में, आपके शहर में अगर कोई भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आ जाता है, चाहे वो हम रोड की बात कर लें, चाहे वो कोई गवर्नमेंट के हॉस्पिटल आ जाते हैं, कुछ भी आ जाता है, तो मुझे बताइए जमीनों के रेट बढ़ते हैं या फिर वही के वही रहते हैं? बढ़ जाते हैं। बढ़ते हैं, करते हैं। राइट। ऑलरेडी तो हमारे वहां यहाँ पे जमीन एक बहुत। प्रोजेक्ट, यस,
आराम से 2 गुना 3 गुना तो बढ़ ही जाते हैं, राइट। अब आप समझिए कि आपके एरिया में, अच्छा ये चीजें हमें उस इन्वेस्टर को बतानी है कि सर आप समझिए कि आपके एरिया में अगर कोई एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आता है तो इतना रेट बढ़ता है, तो यहाँ तो सर पूरा शहर ही बन रहा है। वो भी शहर ऐसा नहीं बन रहा है कि नोएडा की तरह या जेवर की तरह या ये गुड़गांव की तरह, शहर बन रहा है दुबई, सिंगापुर और लंदन की तरह। यहाँ पे एक मारुति कंपनी नहीं आ रही है, मारुति ने तो इन्वेस्टमेंट करा ही है लगभग 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का। उसके अलावा लगभग 450 से 500 बड़ी कंपनियां आ रही हैं, छोटी मोटी कंपनियां नहीं। आप समझिए कि अगर एक कंपनी अगर 1 लाख करोड़ रुपए समथिंग बजट लगा रही है, तो उसकी रिसर्च टीम ने कितनी R&D करी होगी, क्योंकि हर कंपनी की R&D टीम होती है, रिसर्च करने वाली टीम होती है, जो उस शहर में जाके वहां पे आने वाले 50 साल 100 साल तक की पूरी रिसर्च करती है कि आज अगर हम यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, कोई बिजनेस लगाएंगे, तो आज हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्या ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं हैं, है ना। क्योंकि धोलेरा में 360 डिग्री की कनेक्टिविटी है, 360 डिग्री की ट्रांसपोर्टेशन के ऑप्शंस है। यहाँ पे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, यहाँ पे सीपोर्ट की अच्छी कनेक्टिविटी मिल जा रही है, जिससे कि फॉरेन में भी अच्छा खासा ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकेगा। अब मेरा एक सवाल और रहेगा आप लोगों से कि मुझे बताइए कि ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जिसमें कार्गो प्लस पैसेंजर भी है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर है या फिर यूं समझे कि कोई भी कंपनी है बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, और वो प्रोडक्शन के बाद उसको सप्लाई करना है, उसको ट्रांसपोर्टेशन करना है फॉरेन में, फॉरेन इन द सेंस मान लो अमेरिका में भेजना है उसको सामान, और उसको कम समय में भेजना है, तो कैसे भेजेगा। अच्छा मैंने आंसर भी दे रखा था वैसे तो। बाय एयर। बाय क्या ये एयरपोर्ट या यूं समझिए, समुद्र क्या ये जो कार्गो की फ्लाइट है ये लंदन तक जाएगी। सर, समुद्र के रास्ते होगा सर। हाँ सर, शिप के जरिए जाएगी शायद। यस, चलिए कोस्टल एरिया से होगा। मैं यहाँ पे आपको विद स्क्रीन डिटेल गाइड कर देता हूँ। यस, स्क्रीन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। सर अभी नहीं। अब स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों यस यस सर, श्योर। यस को। सर। यस, अब समझिएगा, ये जो बीच वाला एरिया है ये देख रहे हैं, ब्लैक वाला एरिया आप लोग, यस यस। सर। ये ब्लैक वाला एरिया जो है इसको लॉजिस्टिक हब है। क्या है ये, लॉजिस्टिक हब। लॉजिस्टिक हब का मतलब यहाँ पे बड़े बड़े वेयर हाउस बनेंगे, और यहीं से ये जो मालगाड़ी की लाइन जाएगी यहीं से कनेक्टिविटी रहेगी उसकी, DFC यहाँ से, लॉजिस्टिक हब से। पूरे धोलेरा में जितनी भी इंडस्ट्रीज की सामान होंगी वो सारा कहाँ इकट्ठा होगा, यहाँ पे। कहाँ इकट्ठा होगा, इस लोकेशन पे, और यहीं से ट्रांसपोर्टेशन के लिए हर एरियाज में जाएगा। अब जैसे जिसको कम समय में ट्रांसपोर्टेशन करनी है तो वो किससे करेगा, यहाँ से बाई कार्गो करेगा। किससे करेगा, बाई कार्गो। यस, क्योंकि उनको कम समय, अच्छा कार्गो में क्या रहेगा ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थोड़ा सा बाई शिप की अपेक्षा ज्यादा आएगा। एग्री, यस सर। यस, बाई शिप की अपेक्षा इसका कॉस्ट ज्यादा है ना। तो एक ट्रांसपोर्टेशन इससे किया जाएगा। अब अच्छा ये तो हो गया, अगर कहीं लंदन, अगर कहीं फॉरेन कंट्री में कहीं भी ले जाना होगा, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन करना होगा, तो बाई एयर भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि ये जो इंटरनेशनल रहेगा ये हर देशों के लिए वो वैलिड रहेगा, मान्य रहेगा, ठीक है। अब इंडिया के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन करनी होगी वो यहाँ से करी जाएगी, जो DFC जाएगा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वाले से, ठीक है। और बाकी जो अदर जगहों पे करी जाएगी सी के द्वारा, जहां पे ट्रांसपोर्टेशन भी कॉस्ट कम रेट में होता है, सस्ता होता है, वो ज्यादातर कहाँ से किया जाएगा, यहाँ से ब्लैक वाले एरिया सीधे ये भावनगर वाले से। यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा CNG पोर्ट बनाया जा रहा है अडानी का, ठीक है। दहेज है, इधर और भी एक दो पोर्ट है आपके, फिर इस साइड में आपका कांडला मुद्रा आ जाता है ना, ये सारी चीजें, ठीक है। इसकी भी कनेक्टिविटी को लेकर एक दिन आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।
यस, तो ये सीन हो गया यहाँ का। अब मैं एक वीडियो चला के आप लोगों को दिखाता हूँ। ये सेमीकंडक्टर चिप वाला मैं वीडियो चला, ये देखिए आप लोग। एक ऐसी टेक कंपनी के बारे में जिसने अपने तेज रफ्तार प्रदर्शन से एक नया रिकॉर्ड बना दिया। दुनिया की एक ऐसी टेक कंपनी के बारे में जिसने अपने तेज रफ्तार प्रदर्शन से एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, और इस कंपनी का नाम है एनवीडिया। और अमेरिका की यह कंपनी दुनिया के 190 देशों की अर्थव्यवस्था से भी बड़ी है। आज एनवीडिया का मार्केट कैप $5 ट्रिलियन यानी 440 लाख करोड़ रुपए का है। और आज एनवीडिया अगर एक देश होता तो अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर होता, और एनवीडिया से ऊपर केवल अमेरिका और चीन की अर्थव्यवस्था होती। आप सोच रहे होंगे कि ये कंपनी आखिर ऐसा क्या करती है, क्या बनाती है कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा है। आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा महंगी वस्तु है टेक्नोलॉजी, और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी। एआई को विकसित करने के लिए एक खास तरह के चिप की जरूरत होती है, और दुनिया भर में करीब 90% इस प्रकार के चिप एनवीडिया बनाती है। इसके अलावा मोबाइल फोन्स, ड्रोन्स, ऑटोमेटिक व्हीकल्स और ऑनलाइन गेम्स जैसी चीजों के लिए भी एनवीडिया चिप्स बनाती है। लेकिन एनवीडिया की किस्मत दुनिया भर में एआई के बढ़ते इस्तेमाल के साथ बदली है। ये दुनिया की 10 सबसे वैल्यूएबल कंपनियां हैं, सबसे कीमती कंपनियां, सबसे ज्यादा कीमत की कंपनियां। इस लिस्ट में ज्यादातर वो कंपनियां हैं जो सेमीकंडक्टर्स बनाती हैं या जो टेक कंपनियां हैं, यानी जो टेक्नोलॉजी की कंपनियां। देखिए एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फाबेट यानी गूगल, अमेजॉन, मेटा, ब्रॉडकॉम, टेस्ला। यस, ये वीडियो देखा आप लोगों ने। तो ये जो से कंडक्टर चिप्स यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किए जाएंगे, ये आज इंडिया में ही नहीं, हर देशों में इसकी जरूरत है। क्योंकि आपको भी पता है जितनी भी मैक्सिमम चीजें वो इलेक्ट्रॉनिक बेस समझ लीजिए, या जितने भी डिजिटल इकोसिस्टम यूज की जाती है उसमें ज्यादातर आपका यूज होता है सेमीकंडक्टर चिप्स का। इसकी अहमियत को आप लोग समझिए। और आने वाले टाइम में इंडिया भी सबसे बड़ा चिप मैन्युफैक्चरिंग का एक इंडस्ट्री है, एक देश होने वाला है, जो कि ये होगा कहाँ पे, धोलेरा। बोलेगा। ठीक है, एक वीडियो में और दिखाता हूँ आप लोगों को। उसके बाद चलेंगे कि यहाँ पे किस किसने इन्वेस्टमेंट करा है, जो कि बड़े नाम, बड़े नामी लोग। अभी तो नॉर्मल को हम साइड कर देंगे, पहले बड़े नाम में चलेंगे। ठीक है, बस मैं एक वीडियो दिखा लूँ, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये खान सर का एक वीडियो है। फ्यूचर में जब इसको डेवलप करेंगे तो रहो तुम इधर डंप करो, क्योंकि फ्यूचर में जब इसको डेवलप करेंगे तो ये भी इधर ही आएगा। समझ में? दिमाग लगा के बनाया है तो फ्यूचर प्लान एकदम कहाँ क्या होगा सारा। टूरिज्म कहाँ रहेगा, ग्रीन प्लेस, विलेज बफर कहाँ रहेगा, एग्जिस्टिंग विलेज को जो सेटलमेंट होगा, जो वहाँ विलेज है उनको कहाँ देना है, एग्रीकल्चर के लिए, पब्लिक फैसिलिटीज के लिए, रिवर कैनाल, ये सब के लिए सारा चीज क्या है पहले से दिया। अब सोचो हमारे यहाँ क्या है, अब जमीन खरीदिए, 4 फीट आगे बढ़ के बना लीजिए, 3 गो सीढ़ी फेंक, सड़क गया बाढ़ में, 3 गो सीढ़ी फेंक दीजिए। उसके बाद सुबेरे सुबेरे आखिरी सीढ़ी पे बैठ के अपन ठेहुना बाहर फेंक के बरस कीजिए। यही ना होता अपने यहाँ, सड़क की तो धज्जी उड़ा के रख देगा सब। तो ये धोलेरा स्मार्ट सिटी किस एरिया में है भैया? यस, ये आपने देखा धोलेरा स्मार्ट सिटी। तो एक दिखाते हैं आपको। धोलेरा की बात देखें तो धोलेरा में सिर्फ मात्र पीयूष जो गोयल डेवलपमेंट हुआ है, गुजरात ने वो कल्पना लेके काम नहीं किया। आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर, आवाज आ रही है? सर स्लो। 22 स्क्वायर किलोमीटर अच्छा, का इसकी आवाज थोड़ी क्षेत्रफल, स्लो। पूरा एक आगे का 2-3 दशकों तक कैसे धोलेरा में विकास हो सके, उसकी कल्पना को लेके ये पहला चरण धोलेरा का अब चालू हुआ। इसके लिए भी अब नया नेशनल हाईवे बन रहा है 6 लेन का, जो अहमदाबाद से धोलेरा को कनेक्ट करेगा। एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का काम भी बहुत धोलेरा में चल रहा है। शायद 2024 में दोनों ये प्रोजेक्ट्स
शुरू हो जाएंगे। और धोलेरा में अपने आप से जो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग हुई है, जो मैं बाहर देख भी रहा था, जिस प्रकार से हर एक यूटिलिटी पहले से पर्याप्त मात्रा में, चाहे बिजली हो, पानी हो, वाटर रिसाइकल करके यूज करना हो, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हो, प्लांट सिटी के रूप में जो धोलेरा की कल्पना की गई है, मैं बधाई देना चाहूंगा भूपेंद्र भाई आपको, जगदीश भाई आपको और आपकी पूरी टीम को इस दूरदर्शी सोच के लिए। और ये जो धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन का मैं आगे विचार करता हूं, जिस प्रकार से मैं अगर एक थोड़ा बहुत भविष्य में क्रिस्टल बॉल गेजिंग करूं, तो क्लियरली आई कैन सी धोलेरा बिकमिंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंड बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल जोन्स। और मुझे कोई संदेह नहीं है, जिस प्रकार से गुजरात प्रगति कर रहा है, धोलेरा उससे भी तेज गति से आगे चल के प्रगति करेगा। मुझे बताया गया है कि शायद ये विश्व का पहला प्लैटिनम रेटेड इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा। अपने आप में ये भी आप सबके लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं समझता हूँ, चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग को कंपेटिटिव करने के लिए इकोसिस्टम को सरल बनाने की बात हो, हर एक विषय में गुजरात बहुत तेज गति से प्रगति कर रहा है। पहले तो खान सर की वीडियो पे डिस्कस कर लेते हैं, है ना, क्योंकि रोड की वैसे भी सही बात, जगहों पे रोड की स्थिति देख सकते हैं, और जब आप धोलेरा विजिट करेंगे वहां के रोड रास्तों की स्थिति देख सकते हैं, बहुत ही डिफरेंट देखने को मिलेगा आपको, है ना। उसके अलावा अभी ये जो पीयूष गोयल जी है, इनसे आप लोग भली भांति परिचित होंगे। पीयूष गोयल जी ने जो प्लेटिनम रेटेड का नाम लिया है, इसका मतलब क्या होता है? एनी पर्सन गेस कर सकते हैं? प्लेटिनम रेटेड सिटी किसको कहते हैं? यस, हाईली पेड। हाँ, कोई नहीं, आप ट्राई कर सकते हैं, देखते हैं, हो सकता है कोई पर्सन सही बताए। हाँ सर, प्लेटिनम तो ये है तो मतलब बहुत कॉस्टली मतलब धातु है एक, जैसा पढ़ते थे तो उसके अकॉर्डिंग सबसे महंगा धातु। हाँ क्या अच्छा, ऐसा लग रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर देंगे इसलिए महंगा धातु लग। पॉल्यूशन के लिए ठीक है, ये भी आंसर सही है। और किसी का? प्रेम सर ने भी आंसर कहा, और किसी का आंसर? पूजा मैम, माही मैम? एडवांस सिटी सर, बहुत ही एडवांस सिटी। ठीक है, अनिल सर ने एडवांस सिटी बताया। और कोई? अंकिता गुप्ता मैम? इंटरनेशनल बेंचमार्किंग की वजह से सर इसको मिला हुआ है। ठीक है, इंटरनेशनल बेंचमार्किंग। और सर इसका मतलब ये हो सकता है कि मतलब सारे आधुनिक विशेषताओं से लेस जिसको बोलेंगे ना, मतलब युक्त। ठीक है, जा रहे हैं दुबई सर, अभी जो बारिश हुई ना, दुबई भी इससे बहुत हाईटेक सिटी बना हुआ है, शहर है, देश है, मगर अभी पानी जो गया ना दुबई में भर गया है ना, उसकी कमियों की वजह से उसको ना मिल करके इसको हुआ, इसलिए क्योंकि इसकी बेंचमार्किंग जो बहुत ही हाई फाई है, इस वजह से इसको दिया गया है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अपने इंडिया में क्या होता है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर आती है जल्दी बिगड़ती है, जल्दी खराब होती है। रोड रास्ते चलते हैं क्या 5 साल? हाँ प्रेम सर, वो तो बनते ही फिर तोड़ना फोड़ना से स्टार्ट हो जाता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर किसी अन्य शहर में आती है तो वो क्या ज्यादा समय तक चलती है? नो सर, नहीं चलती। इंडिया में नहीं, तो बाहर कंट्रीज में तो आप अब समझिए कि जो ये धोलेरा है, इसकी जो प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पे क्या है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, मतलब जितने भी बड़े बड़े देश हैं उनके कंपेयर में ये शहर बनाया जा रहा है। और यहाँ पे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होंगी
वो सभी सस्टेनेबल रहेंगी। सस्टेनेबल का मतलब है लॉन्ग टर्म चलेंगी। क्या होगा? लॉन्ग टर्म और साथ चलेगी। में पर्यावरण को भी ध्यान में रखा गया है, जैसा प्रेम सर ने भी आंसर किया था। ठीक है, तो इसको प्लेटिनम रेटेड शहर के उसमें प्लेटिनम रेटेड इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में इसलिए डेवलप किया गया है, मतलब बताया गया है, यह दर्जा मिला है क्योंकि ये जो शहर बनेगा ये अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्किंग पे है, अंतरराष्ट्रीय लेवल का बनेगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलिटी हमने अभी रीड करी है वो सभी क्या रहेंगी, लॉन्ग टर्म तक चलेंगी। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी अगर बारिश की पानी भी होगी, बारिश भी होगी, तो उसका पूरा पानी कहाँ जाएगा? जो जितने भी बड़े बड़े डक बनाए गए हैं उन डक में जाएंगे, और डक में अगर पानी ओवरफ्लो करता है तो वो कहाँ जाएगा? सीधे आर्टिफिशियल रिवर में। और आर्टिफिशियल रिवर से अगर पानी ओवरफ्लो करेगा तो कहाँ जाएगा? सीधे खंभात की खाड़ी में। बाकी सारे सॉरी। तो ये जो धोलेरा शहर है यहाँ पे अभी की बात कर रहे हैं या आने वाले 100-200 साल बाद की बात करें, कभी भी यहाँ पे बाढ़ तो नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता? बाढ़ जैसी स्थिति नहीं बन सकती, और पानी को लेकर भी कभी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील बनाया जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 100-200-500 सालों तक पानी की समस्या नहीं आएगी। राइट? और बाद में आ जैसे सकता एग्रीकल्चर, हाँ जी मैम, अब मैम बाद 200 में साल बाद, 200 साल के बाद का कौन क्या देख रहा है, कहाँ क्या हो रहा है कि नहीं? बट उस समय तो आप समझो कि अभी हम लोग इस समय हैं, 100 साल बाद पूरा इंडिया की ना, मगर किसी से देश की बात करेंगे वो कितना एडवांस हो चुका होगा। क्योंकि अभी आप देखिए सारा काम, मैक्सिमम काम एआई बेस हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस हो गया है। तो अभी तो आप 2030 क्रॉस तो करने दीजिए, फिर देखिए कितना काम, मैक्सिमम काम जो रहेगा वो ज्यादातर मशीनरी बेस हो जाएगा। राइट? यस, ये चीजें, इसलिए इस शहर को प्लेटिनम रेटेड का दर्जा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे 20 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे। कितने लगाए जाएंगे? मतलब आप लोगों को मैं बता दूं, 20 जैसे लाख आप से कभी अपने शहर में, अपने गांव में धूप, दोपहर में चलते हैं तो धूप लगती है, बहुत ज्यादा जहाँ जहाँ पेड़ रहते हैं वहां थोड़ी राहत मिलती है। जी सर। चलो थोड़ी राहत है, बट धोलेरा में आप कहीं भी जाएंगे ना, आपको पूरा छांव में चलने को मिलेगा। मतलब थोड़ी सी भी धूप नहीं लगेगी, इतने पेड़ लगाए जा रहे हैं। पेड़ों की संख्या अच्छी खासी है, क्योंकि 20 लाख से ज्यादा पेड़ लगाया जा रहा है धोलेरा में। समझ पा रहे हैं आप लोग? यस। इसलिए इसको प्लेटिनम रेटेड का दर्जा दिया गया है, क्योंकि जब आपको पता है जहाँ पे अच्छे खासे पेड़ पौधे होते हैं वहां वैसे भी पोल्यूशन नहीं होता। एग्री? राइट, यस सर। और उससे भी बढ़ के जितनी भी इंडस्ट्री आएंगी सभी क्या पोल्यूटेड आएंगे, नॉन पोल्यूटेड आएंगे? मेरा आप लोगों से ऐसा तो नहीं कि एक साइड से वो नॉइस बहुत आ रही है, दूसरी साइड लोग रहने के लिए रेजिडेंस बनाएंगे, ऐसा तो नहीं रहेगा? नो सर। यहाँ पे ऐड ऑन कर देता हूँ कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो धोलेरा से भी 9 किलोमीटर दूर बनाया गया है। अब इसके पीछे का रीजन कोई मुझे बता सकता है क्यों? क्योंकि कार्गो वाली वो जो रहती है प्लेन बहुत साउंड करती है। किस सर? जो लोग कैमरे पे नहीं वो भी आंसर कर सकते हैं। जैसे कि अभी अहमदाबाद में जो लास्ट ईयर घटना हुई थी ना, तो उसको देख करके भी मतलब ये किया गया कि थोड़ा एयरपोर्ट से डिस्टेंस पे रेसिडेंशियल एरिया हो। ठीक है, कह सकते हैं। वो तो हालांकि रंजवाला में गाइडलाइन बाद में बनाई गई है कि ज्यादा एक्टिविटी नहीं होगी, है ना। अब मैं इसके पीछे के कई रीजंस बताता हूँ, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ा रीजन जो अभी वीना मैम ने बताया ना, कार्गो। कार्गो में क्या होता है, नॉइस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इस रीजन से शहर से इसको दूर बनाया जा रहा है एयरपोर्ट को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 70% कार्गो रहेगा, 30% आपका पैसेंजर रहेगा। इसके रनवे भी रेडी है, अगले आने वाले 3 महीने के बाद देखेंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा। कार्गो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका रहेगा, पैसेंजर 2027 में स्टार्ट होगा। ठीक है, यस, ये।
और बाकी जो अभी रंजू वाला मैंने बताया, ये रीजन इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पे आसपास में भी रेजिडेंस को लेकर ज्यादा एक्टिविटी नहीं करी जाएगी, क्योंकि एक साल पहले अहमदाबाद में प्लेन क्रैश का दुर्घटना हुआ था। आप लोगों ने सुना होगा कि मेडिकल कॉलेज के उसमें वो क्रैश कर गया, राइट। तो उसके रीजन से आसपास के एरियाज में, जैसे जो एयरपोर्ट से 2-5 किलोमीटर 8 किलोमीटर का दायरा है, वहाँ रेजिडेंशियल को लेकर एक्टिविटी ज्यादा नहीं करी जाएगी। या पहले जिन्होंने बना दी है, जो कर दिए हैं, उनकी हाइट लिमिट कम रहेगी, G+1 से ऊपर नहीं ले जा सकते, ऐसा रहेगा। ठीक है। और भी कई रीजंस है ना, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे आगे चलकर। तो अब सर एक समय बार आ गया आप बता है रहे थे आपकी एयरपोर्ट के पास, जी, एयरपोर्ट के पास भी वो आर्टिफिशियल रिवर वो बन रहा है, ऐसे आप एक बार बता रहे थे शायद। एयरपोर्ट के चारों तरफ, बाउंड्री के बाहर, अच्छा चारों तरफ बन रहा है, ओके। रिवर रहेगा, यस, ब्राउन। ठीक है, ये आर्टिफिशियल वाटर है रिवर, ना, साउंड एब्जॉर्ब करती है ना। यस, यस, इसीलिए, क्योंकि उससे नॉइज ज्यादा ना हो, है ना, और भी कई चीजें। ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज पे आते हैं कि आज धोलेरा में कितने ने पैसा लगाया है। जैसे मैं एक आध वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। बिहार राज्य से तो हर कोई भली भांति परिचित होगा। इनको जानते हैं क्या? इनको जानता है कोई? नाम इनको याद नहीं आ जानते रहा है हैं? सर। तुम्हारी यस सर नाम याद, जानते हैं। मनोज मनोज तिवारी। तिवारी। मनोज अच्छा तिवारी सर। ये एक्टर है। मनोज मनोज तिवारी तिवारी एक्टर है। कौन से एक्टर? सांसद भी है। बीजेपी सांसद है। सर वॉइस नहीं आ रही। यस, मनोज तिवारी जी का भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है धोलेरा में। ठीक है। अच्छा, ये कैमरा ऑन है अभी, यूट्यूब की रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो बता तो नहीं सकते, बट कुछ चीजें होती हैं जो डायरेक्टली होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो इनडायरेक्टली होती हैं। इनडायरेक्टली इन द मीन्स कि जैसे होता है ना कि अगर हमारे पास ब्लैक मनी ज्यादा है तो हमने घर की किसी और के नाम पे जमीन ले ली, है ना। ये जो थोड़े से इन्वेस्टमेंट करते आ रहे होंगे, या जिनको थोड़ा बहुत फाइनेंस के सिस्टम के बारे में जानकारी होगी ना, वो समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। तो जिनको गवर्नमेंट को दिखाने रहते हैं पैसे, वो सब लोग पैसा कहाँ लगाते हैं? रियल जो एस्टेट। या ब्लैक मनी होता है वो ज्यादातर रियल एस्टेट में लगाते हैं। आज जितने भी बड़े बड़े एक्टर, अभिनेता, जितने भी बड़े बड़े नेता देखेंगे ना, हर किसी के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी होगी। जो सत्ता में होंगे उनके पास भी होगी, जो सत्ता में नहीं होंगे उनके पास भी होगी। क्लियर हो रहा है? यस सर। यस, क्योंकि उनका प्रॉपर्टी से वेल्थ क्रिएट होता है। और एक एक पर्सन को और मैं दिखाता हूँ, इनको तो मुझे लग रहा है हर कोई जानता हो, इंटरनेशनल खिलाड़ी के नाम से भी जानते हैं। इनको जानते हैं आप लोग? थोड़ी सी वैसी आई है। अक्षय कुमार और सर अक्षय इनको तो कुमार है ये। इनको मैं जानता हूँ। ये अक्षय बैक कुमार। साइड में आर्टिफिशियल रिवर है, और ये आपका आर्टिफिशियल रिवर पास में इसी तरीके का ऐसा ही लगा है। सारिका में आप विजिट पे गए थे, आपको पता है। राइट सर, ऐसे ही बना हुआ है सर। छतरीनुमा। ठीक है। तो आप समझिए कि यहाँ पे अक्षय कुमार जी का भी अच्छा खासा है। इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। उसके अलावा अभिषेक बच्चन को जानते हैं आप लोग? यस सर। यस सर। यस। तो कौन ही नहीं जानता। अमिताभ बच्चन ने गुजरात में एक और अच्छा इन्वेस्टमेंट किया था, बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था गिफ्ट सिटी में। ठीक है, अमिताभ बच्चन ने इन्वेस्टमेंट किया था गिफ्ट सिटी में, और अभिषेक बच्चन ने इन्वेस्टमेंट किया है कहाँ पे? धोलेरा। ग्रीन बोलेगा। यस सर। इनका कुछ है तो मैं दिखा देता हूँ।
ये देख रहे हैं आप लोग? यस सर। ये देखिए, परचेजर, परचेज्ड बाई, ठीक है। कहेंगे तो मैं आपको प्रश्न भेज दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। ये अभिषेक बच्चन जी का है। ये देखिए, ये इनकी रजिस्ट्री की कॉपी है, ये देख सकते हैं। ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें 25 करोड़ 10 लाख। यस, लगभग 25 करोड़ का इसमें दिखाया गया है। और मैं जानकारी के लिए बता दूं आप लोगों को कि जमीनों में ए पार्ट और बी पार्ट होता है। ये 25 करोड़ रुपए ए पार्ट का है, ये पार्ट है। ठीक है। और बी पार्ट जो होता है वो मुझे लग रहा है कि कम से कम नहीं कुछ तो 50 करोड़ से ऊपर का होगा बी पार्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जनतरी रेट पे, गवर्नमेंट की रेट पे रजिस्ट्रियां होती है, तो 25 करोड़ रुपए तो गवर्नमेंट का रेट हो गया। रेट के हिसाब से बड़ा लैंड पार्सल लिया था उन्होंने, लगभग 26,000 गज या 30,000 गज के आसपास, या उससे बड़ा लिया है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप समझिए कि ए पार्ट में इतना उन्होंने रजिस्ट्री के दौरान दिया था, और बाकी बी पार्ट का 50-75 समझ सकते हैं, ठीक है। यस, उसके अलावा और भी बड़े बड़े लोगों का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है ना। कुछ सर यहाँ पे जो बड़े बड़े नेता, यस सर। अरे हमने कहा जी। कि भाई हम लोग के ग्रुप में कौन कौन है, अभी तक पोल आपने पूरा खोला नहीं। उनको अच्छा, अप्रिशिएट कितनी किया जमीन जाए ले भाई, कुछ जमीन मिठाई ले भी लिया खाने को है? मिले। मिलेगा अनवर सर, इसी दिन हम आपसे मुलाकात भी करवाएंगे। यस भाई उनको सर, मैम को भी कांग्रेचुलेशन हो भी गया दे है, दिया जाए। 10+ करके अंदर आएंगे। सर सारिका मैम बिना तो वो मैम है। चलिए, इस पर भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे, कोई नहीं, है ना। तो अभी ये चीज समझिए आप लोग कि यहाँ पे, अच्छा अनुज सर, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग को आप वो कर दो आप ना, क्योंकि डायरेक्टली जो चीजें वो तो हम बता सकते हैं, इनडायरेक्टली ऑफिशियल नहीं बता सकते।